गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पहले तो आप सबसे माफ़ी चाहते हैं कि काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बन पाया है। हम हमारा वीडियो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम केमिस्ट्री क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें एफ लोग हम कंप्लीट कर चुके हैं। एफ लोग में हम कंप्लीट कर चुके हैं। डी और एफ लोग को कम्प्लीटली, डी हमने आधा क्लास में पढ़ा था और बाकी का जो आधा बचा हुआ था वो हमने ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ लिया है, और उसके साथ ही एफ को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है उपसहसंयोजक यौगिकों का। उपसहसंयोजक यौगिकों का आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, या फिर इस उपसहसंयोजक को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब जो क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, सबसे पहले हम कंपाउंड का मतलब तो समझते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, या फिर हम बोलते हैं दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ जाते हैं तो किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, कंपाउंड या यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पे वही जो कंपाउंड बन रहा है वो हमारे दो या दो से अधिक यौगिकों से ही बन रहा है। हम किसी सिंपल कंपाउंड या किसी सिंपल यौगिक की बात करते हैं, जैसे मानते हैं हम NaCl, सोडियम क्लोराइड, यह हमारा एक लवण है, यौगिक है सोडियम क्लोराइड का। ये बना कैसे है? इसमें क्या हुआ है कि सोडियम जो है वो धनात्मक है और क्लोराइड जो है वो कैसा है? ऋणात्मक। तो इस ऋणावेशित जो तत्व या आयन है उसके द्वारा सोडियम को क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉनों का दान किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों का दान करने के कारण इन दोनों के बीच में एक बंध बन जाता है देने का, और इसी दान देने वाले बंध में जब बहुत सारे, किसी एक ही धातु को बहुत सारे आयन क्या करते हैं? दान देते हैं, इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, तो इस तरह के जो बंध बनते हैं वो उपसहसंयोजक बंध होते हैं। और फिर जो उस बंध से, उपसहसंयोजक बंध से जो यौगिक बनता है वो कौन सा होता है? हमारा उपसहसंयोजक यौगिक होता है। ये इसकी सिंपल सी बात है, बट हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीजें जो है वो हम देखते हैं। पहले तो इसके टॉपिक्स बता देते हैं, जैसे क्लास में हम डिवाइड करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ने वाले टॉपिक्स जो हैं हमारे, वो मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान में रखना साथ साथ में कि हमें कौन कौन से टॉपिक उपसहसंयोजक यौगिक में कंप्लीट करने हैं। सबसे पहला जो इसके लिए टॉपिक आता है वो आता है योगात्मक यौगिक का। उपसहसंयोजक यौगिक जो है वो एक योगात्मक यौगिक ही है, इसलिए हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? योगात्मक यौगिक को। फिर हम पढ़ेंगे वर्नर के सिद्धांत को। वर्नर का सिद्धांत जो उपसहसंयोजक यौगिकों के लिए दिया गया है, वर्नर का सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, EN वगैरह हैं, उनको देखेंगे। कुछ परिभाषाएं हैं उपसहसंयोजक यौगिकों से रिलेटेड, उन परिभाषाओं को देखेंगे। उसके बाद इसमें हम देखेंगे समावयवता, सॉरी पहले नामकरण। उपसहसंयोजक यौगिकों का IPSC नामकरण होता है अलग से, और डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम में नामकरण में से। और इसी के साथ नामकरण के बाद हम इसमें पढ़ते हैं समावयवता को, समावयवता को। उसके बाद हम पढ़ते हैं बंधन को, VBT के आधार पे, CFT के आधार पे, कि कैसे कैसे बंध बनते हैं, कौन सा संकरण होता है, कौन सी संरचना बनती है, वो सब हम किसमें देखते हैं? बंधन में। और लास्ट हम इसमें देखेंगे इनके अनुप्रयोग। ये कुछ इसके सिंपल से पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। योगात्मक यौगिक है, वर्नर का सिद्धांत है, परिभाषाएं हैं, नामकरण है, समावयवता है, बंधन है और अनुप्रयोग है। तो हमें ये सब इसमें क्लियर करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं योगात्मक यौगिक की। ये जो उपसहसंयोजक यौगिक है वो एक तरह का योगात्मक यौगिक ही है। होता क्या है कि जब हम, जो हमने जैसे अभी सोडियम क्लोराइड लिया, वैसे ही हम साधारण लवण ले लेते हैं कुछ, और उन साधारण लवणों को गर्म करके उनकी वाष्प बनाते हैं, और फिर उस वाष्प को क्या कर देते हैं? किसी कंटेनर में मिक्सअप कर देते हैं। मतलब हमने दो कंटेनर लिए, उनमें वाष्प बनाई, और उस वाष्प को क्या किया? इसे एक कंटेनर में क्या कर दिया? मिक्सअप कर दिया। और मिक्स करने के बाद हमें एक यौगिक प्राप्त हो गया, जिसका हम क्या नाम बोलते हैं? योगात्मक यौगिक।
क्लियर है बच्चों मैं क्या बोल रही हूँ कि योगात्मक क्या यौगिक क्या होगा कि दो या दो से अधिक सरल लवण, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे मान लिया पोटेशियम क्लोराइड है और MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है। ये दोनों मेरे पास लवण है, एक KCl का है और एक किसका है, MgCl2 का। तो मैं इन दोनों लवणों को क्या करूंगी, पहले इनकी वाष्प बनाऊंगी, वेपर बनाऊंगी, ठीक है। इन आणविक जो यौगिक है, हमारे आणविक जो यौगिक है अलग अलग, उनको एक अनुपात में लेकर के इनकी क्या बनाएंगे, वाष्प बनाएंगे, और फिर इस वाष्प को क्या करेंगे, मिश्रित कर देंगे, मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद जो हमें नया यौगिक प्राप्त होगा, दो या दो से अधिक होंगे, तो इनसे जो नया यौगिक प्राप्त होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, योगात्मक यौगिक। क्लियर है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन यही हो जाएगी कि दो या दो से अधिक ऐसे सरल लवण, दो या दो से अधिक ऐसे सरल लवण, ये सरल लवण है, ऐसे सरल लवण जिनकी वाष्प को या जिनकी वाष्प पर उनके आणविक यौगिकों को सममोलर अनुपात में मिश्रित कर दिया जाए तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है। जो मिश्रण प्राप्त होता है वो किसका प्राप्त होता है, योगात्मक यौगिक का प्राप्त होता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ और इसके साथ ही हम इसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखो क्या होती है डेफिनेशन कि ऐसे ऐसे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सरल लवण, जिनके यौगिकों को उनकी वाष्प अवस्था में आणविक अनुपात पर मिश्रित किया गया हो, योगात्मक यौगिक कहलाता है, या कहलाते हैं। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था कि हम एक लवण ले लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड का, एक ले लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का, और वाष्प के साथ वाष्प कितनी 24H2O मान लेते हैं, ठीक है। ये जल है, जल वाष्प है, वाष्प के साथ जब इनको मतलब हम जब वाष्प बनाएंगे तो वाटर अपने आप मिक्स में होगा, तो यहाँ पे जो वेपर होगी वो 24H2O के फॉर्म में, सॉरी 6H2O की फॉर्म में होगी, 24H2O नहीं। यहाँ मोलर अनुपात क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, आणविक अनुपात क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो आणविक अनुपात इनके लिए कितना रखेंगे, 6H2O। तो इनके मिश्रण से एक यौगिक बनेगा कुछ इस तरह का, KCl MgCl2 6H2O, जिसका नाम होता है कार्नेलाइट। ठीक है। आपको बच्चों ये ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कार्नेलाइट का सूत्र लिखिए। यहाँ पे जो लवण बन रहे हैं, जो योगात्मक यौगिक बन रहे हैं, उनमें डेफिनेशन के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम्पल के बेसिस पे आते हैं, उदाहरण के बेसिस पे आते हैं। और यहाँ पे उदाहरण क्या है, हमारा कार्नेलाइट है, तो इस कार्नेलाइट का सूत्र पूछा जा सकता है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है जिसमें हम बोल सकते हैं FeSO4 NH4 SO4 NH4 का 4 2 SO4
और ये भी 6H2O के मॉलिक्यूल्स रखता है। जब इसको मिश्रित करेंगे तो इसी तरह का एक योगात्मक यौगिक बनेगा FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 और 6H2O, और इसका नाम है मोर लवण। क्या नाम है इसका? मोर लवण। और ये मोर लवण भी इम्पॉर्टेंट है, इसका हमारे प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। और इसका भी जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो यहीं से बनता है, फॉर्मूले से, कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, मोर लवण का सूत्र क्या होगा। इसी तरह से एक और योगात्मक यौगिक देखते हैं जिसमें हमारा आएगा Al2SO4, सॉरी पहले K2SO4, साथ में हम इसमें मिक्स करेंगे Al2SO4 का होल थ्राइस, और साथ में इसमें होंगे 24H2O, और ये भी मिश्रण से इसी तरह का एक यौगिक बनाएगा जो होगा K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O, और इसका नाम है पोटास एलम। क्या नाम है? पोटास एलम, या फिर हम इसको साधारण लैंग्वेज में फिटकरी भी बोलते हैं, जो पानी को शुद्ध करने के काम में हम जनरली लेते हैं। ये इनके अनुप्रयोगों में आएगा। बाकी हमें यहाँ पे यही समझना है कि ये दो या दो से अधिक सरल लवण जो है वो एक फिक्स अनुपात में मिक्स हो रहे हैं वाष्प अवस्था में, और मिक्स होकर के एक यौगिक बना रहे हैं, और उसी यौगिक को हम क्या बोल रहे हैं? योगात्मक यौगिक। इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल है हमारे, जैसे हम माने KCN और AgCN, ये भी सरल लवण है। जब इनकी वाष्प को गर्म किया जाएगा तो यौगिक बनेगा KAgCN का होल ट्वाइस, ठीक है। इस तरह का यौगिक बनेगा। सरल लवण मिक्स हुए और मिक्स होकर के कुछ इस तरह का यौगिक बनाएंगे। जो हमारा एक संकुल यौगिक है, उपसहसंयोजक यौगिक है, तो इसका नाम हम इनके नामकरण में देखेंगे, वहां पर इनके सबके नाम आ जाएंगे, और इनके भी जो क्वेश्चंस हैं वो नाम के हिसाब से ही पूछे जाते हैं। और ये जो नाम होंगे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी, तो उसके अकॉर्डिंग करना ज्यादा इजी रहेगा। अभी यहाँ पे इतना समझ लो कि ये भी कैसे बन रहे हैं, दो या दो से अधिक सरल लवणों के समान अनुपात में मिश्रण से बन रहे हैं। उनकी वाष्प अवस्था में उनका आणविक अनुपात मिश्रित किया जा रहा है, और उससे किसका निर्माण हो रहा है? योगात्मक यौगिक का। इसी तरह हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे KCN है और FeCN का होल ट्वाइस है। अगर KCN के मोल कितने हों? 4 हों, तो यहाँ पे बनने वाला यौगिक कुछ इस तरह का बनेगा K4FeCl6 का, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के यौगिक बनेंगे। अब ये वैसे ही तुम्हें प्रोडक्ट में दिख रहा होगा, अलग अलग तरह के यौगिक बने हुए हैं। कुछ को मैंने क्या लिखा है? डॉटेड से लिखा है, और उनके नाम भी लिखे हैं। तो जो डॉटेड से बने हुए हैं और जिनके मैंने नाम लिखे हैं, मतलब जो सीधे सीधे मिश्रण जैसा पहले होते हैं वैसे के वैसे बनते हैं, उनको तो बोलते हैं द्विक लवण। और जो इस तरह से कोऑर्डिनेशन एंटिटी में होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं, इस तरह से बड़े से कोष्ठक में लिखे हुए होते हैं, उनको बोलते हैं संकुल यौगिक, ठीक है, या फिर उपसहसंयोजक यौगिक। कहने का मतलब ये जो योगात्मक यौगिक है हमारे, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है द्विक लवण और दूसरा होता है उपसहसंयोजक या संकुल यौगिक। क्लियर है? तो ये तो हमारा इतना भाग हो गया। इसके जस्ट बाद हम या वीडियो पॉज करके लिख लेना। इसके जस्ट बाद हम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे कि ये दो प्रकार का होता है। क्या लिखेंगे कि ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है द्विक लवण, या फिर हम इसको बोलते हैं डबल साल्ट, ठीक है। और हम इसका अंतर करके लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम इन दोनों में अंतर पूछा गया है। दूसरा होता है संकुल, या फिर संकुल को हम वर्तमान में क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजक यौगिक।
संकुल या उससे संयोजक यौगिक। क्लियर है, ये दो भाग है। अब देखो सबसे पहला इसमें जो आता है वो ये आता है अंतर कि जो द्विक लवण होते हैं वो केवल ठोस अवस्था में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उनकी उपस्थिति जो होती है वो केवल किसमें होती है, ठोस अवस्था में होती है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये केवल ठोस अवस्था में उपस्थित होते हैं, केवल ठोस अवस्था में उपस्थित होते हैं। और इनकी हम बात करें संकुल यौगिकों की तो ये ठोस अवस्था में भी होते हैं और जलीय विलयन में भी होते हैं। तो इनको हम लिख सकते हैं ये ठोस एवं जलीय विलयन दोनों अवस्थाओं में होते हैं। अब क्या होता है, जब द्विक लवण को जल में डाला जाता है, हम क्या बोल रहे हैं, ये ठोस अवस्था में होते हैं, तो जब भी इनको जल में डाला जाएगा या किसी विलयन में डाला जाएगा तो विलयन में डालते ही ये अपने आयनों में विभक्त हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिखा था आपके सबसे पहले कार्डियलाइट का लिखा था, तो KCl MgCl2 KCl MgCl2 और ये 6H2O तो हमारी वेपर थी साथ में। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसको जल में घोला जाएगा, मिक्सअप किया जाएगा इस पूरे द्विक लवण को, तो घोलने पर ये K+ Cl- और Mg2+ जैसे आयनों में विभक्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि टूटने के बाद ये 2 धनायन और 1 ऋणायन दे देगा। जलीय विलयन में क्या करेगा, 2 धनायन और 1 ऋणायन में टूट जाएगा, जबकि संकुल यौगिकों में ऐसा नहीं होता, इसीलिए वो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ होता है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिखा था K4FeCN6 का, तो जब इसको जलीय विलयन में खोला जाएगा तो 1 धनायन प्राप्त होगा केवल, और 1 क्या मिलेगा, ऋणायन FeCN6 4-, मतलब प्रत्येक जो आयन है जो हमने पहले मिक्स किया था, इस टाइम में हमने क्या मिक्स किया था, KCN और FeCN को, तो जब वो लवण के रूप में थे तब तो वो आयरन का भी धनात्मक परीक्षण दे रहे थे, साइनाइड का भी दे रहे थे, पोटेशियम का भी दे रहे थे, सबका धनात्मक परीक्षण दे रहे थे, मतलब अलग अलग आयनों में क्या थे, विभक्त थे। लेकिन जैसे ही उसने संकुल यौगिक का निर्माण कर दिया, वाष्प बनने के बाद जब उन दोनों को मिक्स किया गया, तो मिक्स करने के पर जब ऐसा यौगिक बना, तो ये जो यौगिक होगा वो जलीय विलयन में घोलने पर केवल पोटेशियम आयन के लिए क्या देगा, धनात्मक परीक्षण देगा, आयरन और साइनाइड के धनात्मक परीक्षण नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपस में जुड़े हुए हैं, बंधन में है, तो बंधन में है तो इनके टेस्ट यहाँ पे क्या होंगे, हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि ये तो जलीय विलयन में घुलने पर सभी आयनों में टूट जाते हैं, जबकि ये जलीय विलयन में घुलने पर सभी आयनों में नहीं टूटते। ये सभी आयनों का परीक्षण देते हैं, धनात्मक परीक्षण देते हैं, जबकि संकुल यौगिक जो है वो सभी आयनों का धनात्मक परीक्षण नहीं देते। ठीक है, तो जो नेक्स्ट जो अंतर है इनके वो नोट डाउन कर लेते हैं, क्या क्या है जो मैंने अभी बताया कि आपका द्विक लवण है, ये जलीय विलयन में घोलने पर अपने सभी आयनों में टूट जाते हैं, नेक्स्ट हम इसी के साथ ही लिख लेते हैं, ये सभी आयनों का धनात्मक परीक्षण, ये सभी आयनों का धनात्मक परीक्षण देते हैं, ये सभी आयनों का क्या करते हैं, धनात्मक परीक्षण देते हैं। इसी तरह से हम संकुल यौगिक की बात करें तो संकुल यौगिक में क्या होगा कि इन्हें जलीय विलयन में घोलने पर
में घोलने पर सभी आयनों में विभक्त नहीं होते, सभी आयनों में विभक्त नहीं होते। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सभी आयनों का धनात्मक परीक्षण, सभी आयनों का धनात्मक परीक्षण नहीं देते, सभी आयनों का धनात्मक परीक्षण नहीं देते। नेक्स्ट जो इनमें आता है वो आता है, सिंपल सी बात है कि एग्जांपल्स, हमें यही 4 पॉइंट इनके लिए याद रखने हैं। तो मैं यहाँ एग्जांपल में फॉर्मूले हम पहले लिख चुके हैं, सिर्फ नाम लिख देती हूँ। कार्नेलाइट है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा था, मोर लवण। इसके अलावा हमने किसको देखा इसमें, पोटास एलन को। तो ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए। और हम संकुल यौगिक की बात करें तो इनके एग्जाम्पल भी हमने देखे हैं। क्या था, एक था KAgCN का होल ट्वाइस, और एक था हमारा क्या, K4FeCN6। क्लियर है। तो ये हमारे सिंपल से जो है वो क्या थे, द्विक लवण और संकुल यौगिक। या फिर हम बात करते हैं किसकी, योगात्मक यौगिक की। हमने 2 या 2 से अधिक सरल लवणों को मिक्स किया उनकी वाष्प अवस्था में, और उनके जो अनुपात था, रेशियो था, सममोलर अनुपात था, उसमें हमने उनको मिक्स किया और मिक्स करके एक नया यौगिक प्राप्त किया जिसको बोला योगात्मक यौगिक। ये योगात्मक यौगिक 2 प्रकार का था, कौन सा, एक द्विक लवण और दूसरा संकुल यौगिक। ठीक है। जो द्विक लवण है वो केवल ठोस अवस्था में एग्जिस्ट करेगा, संकुल यौगिक जो है वो ठोस अवस्था में भी रहेंगे और जलीय विलयन में भी रहेंगे। अब ये ठोस अवस्था में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब जब इसको जल में घोलेंगे तो घोलने पर ये ठोस अवस्था टूट जाएगी, और टूट के ये क्या हो जाएगा, आयनों में विभक्त हो जाएगा। और आयनों में विभक्त होगा तो सारे के सारे आयन उसमें उपस्थित रहेंगे, और उन सभी आयनों का ये क्या करेगा, धनात्मक परीक्षण देगा। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, कार्नेलाइट है, कार्नेलाइट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या है, KCl MgCl2 और 6H2O। मोल लवण है, मोल लवण का फॉर्मूला क्या है, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 और 6H2O। और इसी तरह से पोटासियम है, पोटासियम का फॉर्मूला क्या है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, मतलब 3 SO4 सल्फेट आयन, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ये हमारा पोटास एलम हो गया। ये बात होगी किसकी, डबल सॉल्ट की। अब किसकी बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या संकुल यौगिक की, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो केवल ठोस अवस्था में नहीं रहेगा, जलीय अवस्था में भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो प्रेजेंट रह सकता है ठोस में भी और जलीय अवस्था में भी। अब जलीय विलयन में जब इसको घोलेंगे तो ये दोनों अवस्थाओं में होने के कारण जो बाहर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर के आयन होंगे वो तो टूट जाएंगे, लेकिन पूरा का पूरा आयनों में विभक्त नहीं होगा। जलीय विलयन में घोलने पर सभी आयनों में विभक्त नहीं होता, सभी में विभक्त नहीं होता, कुछ में विभक्त हो जाता है। मतलब अगर दोनों तरफ संकुल यौगिक हैं, धनायन और ऋणायन के, तब तो विभक्त बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन यदि एक धनायन या ऋणायन दोनों में से कोई भी एक क्या है, संकुल यौगिक, और दूसरा क्या है, साधारण आयन है, तो वो साधारण आयन क्या हो जाएगा, आयन में विभक्त हो जाएगा। और नेक्स्ट इसमें आएगा तो आयन विभक्त नहीं होंगे तो वो धनात्मक परीक्षण भी नहीं देंगे। और लास्ट इनके एग्जाम्पल आ जाएंगे कुछ इस तरह के कोऑर्डिनेशन एंटिटी के। क्लियर है। अब यहाँ तक जो हमने पढ़ा है उसके मैं, जैसे हम क्लास में करते थे, क्योंकि पता नहीं है हमारी क्लासेस वापस बैक टू बैक स्टार्ट कहाँ से होंगी, तो मैं इसी के साथ ही वो क्वेश्चंस भी आपको साथ साथ तो करवा रही हूँ, आप क्वेश्चंस भी देख लेना। तो चलो हम फर्स्टली इन दोनों जो हमने पढ़ा है, द्विक लवण और संकुल यौगिक को, या फिर हमने कंप्लीट किसको पढ़ा है, योगात्मक यौगिक को पढ़ा है, तो इनके लिए कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने साथ साथ में बताया भी है वो यही आ जाता है कि जैसे फर्स्ट हम लिख सकते हैं पोटास एलम,
पोटाश एलम, पोटास एलम का सूत्र लिखिए। या फिर हमने 3 पढ़े हैं, तीनों में से कोई भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। पोटास एलम के अलावा हमने क्या देखा है, कार्नेलाइट, तो मैं नेक्स्ट भी इसी के साथ ही लिख देती हूँ, क्या, मोर लवण, मोर लवण का सूत्र लिखिए, सूत्र लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संकुल यौगिक, संकुल यौगिक को परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए। अब देखो संकुल यौगिक को परिभाषित कैसे करोगे। संकुल यौगिक की परिभाषा जब भी देनी होगी तुम्हें क्या करना होगा, सबसे पहले योगात्मक यौगिक की डेफिनेशन लिखनी होगी कि 2 या 2 से अधिक सरल लवणों को जब उनकी वाष्प अवस्था पर सममोलर अनुपात में मिश्रित किया जाता है तो मिश्रित करने पर कुछ ऐसे योगात्मक यौगिक बनते हैं जो जलीय विलयन में घुलने पर टूटते नहीं है, अपने सभी आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, संकुल यौगिक कहते हैं। क्लियर है, तो ये डेफिनेशन आपकी यहीं से क्लियर हो जाएगी। और नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, जो क्या है, द्विक लवण एवं, द्विक लवण एवं संकुल यौगिक में, संकुल यौगिक में अंतर लिखिए। अब देखो ये क्वेश्चन तो फिर भी बहुत कम बार पूछा गया है, लेकिन ये जो है वो तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप तीनों क्वेश्चंस को, ये तो तीनों डायरेक्टली आपके दिए हुए हैं, वहां से डायरेक्ट कर लेना, और संकुल यौगिक की डेफिनेशन मैंने बता दी है वो कर लेना। पहले योगात्मक यौगिक की डेफिनेशन लिखोगे और फिर आगे लिखोगे कि ऐसे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में घोलने पर अपने सभी आयनों में विभक्त नहीं होते और अपने सभी आयनों का धनात्मक परीक्षण नहीं देते, वो क्या कहलाते हैं, संकुल यौगिक कहलाते हैं। क्लियर है। और संकुल यौगिक की एक डेफिनेशन हमने कहा डी ब्लॉक में भी पढ़ी है कि संकुल यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, वहां वाले, तो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो संकुल यौगिक की डेफिनेशन होगी वो कुछ इसी तरह की होगी। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।